Hello friends, today we are going to continue our first chapter, part 2, and here we will continue with the heading State of the Matters. As you know, matter has a three state in the nature, matter available in the three forms: solid, liquid and the gas. Solid, liquid and the gas. And the good example of the three state is the water, because water is a such type of a matter which also present in the three state: solid state also, liquid state also, and gas state also. In the solid, when we extract heat of the water in the refrigerator, we take a solid form of the matter. It is called ice. And when we take out the ice from the refrigerator and keep outside of the refrigerator after some time, when we saw, so we form we can take liquid form of the water. And when we give heat to the water, we look there, it started to convert into gaseous form. So that's why matter is available in the nature in the three forms: solid, liquid and the gas. So from today we are going to start our chapter with this topic. Here we will discuss all the properties of the solid, of the liquid and of the gas according to the matter. Now we are going to start the chapter. हम यहाँ से अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. आपको जैसा मालूम है कि जो मैटर है, मैटर तीन फॉर्म में अवेलेबल है: सॉलिड फॉर्म में भी अवेलेबल है, लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है और गैस फॉर्म में भी अवेलेबल है. इसका अच्छा सा एग्जांपल है पानी. पानी को जब हम रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज में रखते हैं तो वो क्या होता है, जम जाता है, फ्रीज हो जाता है और उसे हम आइस बोलते हैं, बर्फ़ बोलते हैं. उसी बर्फ़ को जब हम फ्रीज से उठा के जब बाहर रखते हैं और कुछ टाइम बाद देखते हैं तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम पानी बोलते हैं. और जब उसी वाटर को, लिक्विड फॉर्म को जब हम गैस पे रख के हीट देना चालू करते हैं तो क्या होता है, बॉईल होना चालू हो जाता है एंड वाटर स्टार्टेड टू कन्वर्ट इनटू वेपर. और वो जो वाटर है वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, जिसे हम गैस बोलते हैं. तो चलिए आज हम इसके प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं. आप देख रहे होंगे आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है सॉलिड, और यहाँ पे एक सॉलिड का फोटो भी बनाया हुआ है. और इसमें हम अलग अलग प्रॉपर्टी के, सॉलिड के, लिक्विड के और गैस के अलग अलग प्रॉपर्टी की बात करेंगे, प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे. यहाँ पे लिखा जा रहा है, पहले जैसे हम मास को डिस्कस करेंगे, वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे, शेप को डिस्कस करेंगे, डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी, थर्मल एक्सपांसन, डिफ्यूजन, ये सभी क्या होता है और ये सॉलिड में कैसा होता है, लिक्विड में कैसा होता है, गैस में कैसा होता है, हम सबको डिस्कस करेंगे. इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसे होते हैं, इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी कैसा होती है, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था. तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बारी बारी. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड से. देखिए सॉलिड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने एक फोटो बनाया है सॉलिड का, है ना. सॉलिड का फोटो आपको दिख रहा होगा सॉलिड, और उसमें जो ये सर्कल सर्कल दिख रहे हैं, ये इसके मॉलिक्यूल्स है, एटम्स हैं, जो बहुत ही पास आपको दिख रहा है ना. मतलब इससे देख के, इस फोटो से देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि जो सॉलिड होता है उसमें जो एटम है बहुत ही पास है, और बहुत ही पास है तो दो एटम के बीच में जो स्पेस है बहुत ही थोड़ी होती होगी. और फर्स्ट लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब एटम के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में जब स्पेस बहुत कम होती है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे आप लोग बोलते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ही ज़्यादा होता है. मतलब क्या होगा कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है सॉलिड में, वो क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है सॉलिड में वो कम है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा. हाँ जी. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रॉपर्टीज से. देखिए फर्स्ट आपको दिख रहा है मास.
अब हम बात करते हैं सॉलिड के मास की। अब क्या है, सॉलिड में जो मास होता है, मास क्या होता है, देखिए मास जो होता है और जो वेट होता है दो अलग अलग टर्म होते हैं, है ना। मास क्या होता है, एनी मैटर विच एनी मैटर, हम मास क्या बोलते हैं, वो मैटर होता है जिसमें जितना वो सब्सटेंस कंटेन करता है। एनी मैटर सब्सटेंस हाउ मच, एनी मैटर एनी सब्सटेंस कंटेन हाउ मच substances is called matter. Mass, total material contained in any substance is called mass. मास क्या होता है, अगर कोई सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, अब वो कितना मटेरियल कंटेंट करता है। जैसे मैं खुद की बात करूँ, मेरे पास एक बॉडी है, मेरी खुद की बॉडी है, उसमें बोन है, मसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेंस हैं। अब उनका जो वजन है, बस उनका वजन, उनका बस जो वजन है वो वही क्या कहलाता है, मास। उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई ना हो, वो मास कहलाता है। और वेट क्या कहलाता है, जो टोटल जो मटेरियल कोई सब्सटेंस कंटेन कर रहा है, अगर वो प्लस ग्रेविटेशनल जब फोर्स होता है तो वो होता है वेट। तो यहाँ पे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं मास की। अब सॉलिड में क्या होता है, डेफिनेट मास होता है। डेफिनेट मास मतलब क्या, कि अगर हम शॉप पे जा रहे हैं और शॉपकीपर से बोल रहे हैं कि भैया 1 kg शुगर आप दे दो हमें, तो जितना 1 kg शुगर वो फर्स्ट टाइम में मेजर करेगा, तौलेगा, उतना ही क्वांटिटी का शुगर वो जब सेकेंड टाइम में 1 kg मेजर करेगा तब भी आएगा, थर्ड टाइम में मेजर करेगा तब भी आएगा। मतलब कहने का सेंस क्या, कि जो मास होता है सॉलिड का वो हमेशा डेफिनेट होता है। 1 kg अगर शुगर ले रहे हैं या 1 kg राइस ले रहे हैं, तो हर बार वो भले एक बार तौले, 2 बार तौले या 10 बार तौले, हर बार इक्वल ही आएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है जो मास होता है सॉलिड का वो हमेशा डेफिनेट होता है। अब बात करते हैं वॉल्यूम। जो सॉलिड होता है उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। अब वॉल्यूम, सॉलिड में वॉल्यूम क्या होता है, जैसे सॉलिड में वॉल्यूम होता है, जैसे एक हम बात करते हैं पेन की, पेन राइटिंग पेन। अब देखिए पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमने एक पेन लिया, अब पेन को मैंने कहीं एक प्लेस पे रखा, है ना। तो पेन के रखने में जितना प्लेस रिक्वायर्ड है, पेन को रखने में जितनी जगह की आवश्यकता है, जितने प्लेस की रिक्वायरमेंट है, वो उसका क्या हुआ, वॉल्यूम हुआ। अगर पेन को मैं टेबल पे रखूँगा तो उतना ही प्लेस लगेगा, मैं आपको उसे कहीं दूसरे प्लेस पे रखूँगा तो उतना ही प्लेस लगेगा। तो यही है वॉल्यूम। अब यहाँ पे बता रहा है कि जो सॉलिड है, सॉलिड में जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम भी क्या होता है, डेफिनेट होता है। मास भी क्या होता है, डेफिनेट होता है। शेप अब ये तो इजी सी बात है कि सॉलिड में शेप कैसा होगा, आप लोग इजीली बता सकते हैं। हर सॉलिड जो है उसका सेम शेप होता है, डेफिनेट शेप होता है। अगर जो आप अगर एक ब्रिक की बात करें, ईंट की बात करें, तो वो क्या होगा, हमेशा उसका शेप एक ही जैसा होगा। भले आप यहाँ रखो, वहाँ रखो, कहीं रखो, है ना, उसका शेप बदलेगा, चेंज नहीं होगा। मैं एक ग्लास की बात करूँ, ग्लास का शेप हमेशा वैसा ही रहता है। मेरे सेल फोन का शेप हमेशा वैसा ही रहता है, बुक का शेप हमेशा वैसा ही रहता है। मतलब हर सॉलिड वो शेप उसका चेंज नहीं होते रहता है, शेप हमेशा उसका एक ही जैसा रहता है। तो हम बोलते हैं कि शेप भी डेफिनेट है। मतलब सॉलिड में अभी तक हमने बात की कि जो मास है डेफिनेट होता है, मास, वॉल्यूम डेफिनेट होता है, शेप डेफिनेट होता है। डेंसिटी की बात करते हैं। अच्छा, पहले डेंसिटी की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि डेंसिटी होता क्या है। तो डेंसिटी क्या होता है कि देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने एक डेंसिटी के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन यूनिट एरिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन यूनिट एरिया इक्वल टू होती है डेंसिटी। मतलब क्या है कि एक यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक यूनिट एरिया में होते हैं
वो उसकी डेंसिटी होती है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसी यूनिट एरिया में कम है तो उसकी डेंसिटी कम होगी। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसी यूनिट एरिया में ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है सॉलिड में कि जो डेंसिटी होती है हाई डेंसिटी होती है। सॉलिड में हाई डेंसिटी क्यों होगी? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे सॉलिड जो है इसके मॉलिक्यूल बहुत ही पास पास है, और मॉलिक्यूल बहुत ही पास पास है तो एक यूनिट एरिया में ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं। एक यूनिट एरिया में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक यूनिट एरिया में इतने सब मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। अब एक यूनिट एरिया में इतने मॉलिक्यूल हैं तो डेंसिटी हाई रहेगी। वही अगर हम लिक्विड को देखें तो इतने ही यूनिट एरिया में उसके मॉलिक्यूल कम रहेंगे तो उसकी डेंसिटी लेस रहेगी। वही हम गैस में देखें तो उसमें और भी कम रहेंगे तो उसकी डेंसिटी सबसे लेस रहेगी। तो डेंसिटी सॉलिड में क्या होगी? सॉलिड में डेंसिटी हमेशा हाई होगी। अब कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कि हम उसे कितना कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब उसके कितना कंप्रेस कर सकते हैं। मतलब इसे आप समझिए, हमने बात किया कि जो मॉलिक्यूल्स है मॉलिक्यूल्स के बीच में प्लेस रहती है, जैसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अगर सॉलिड में जो मॉलिक्यूलर स्पेस है बहुत ही कम रहता है, बहुत ही कम रहता है ना। अगर क्या होता कि अगर इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस रहता, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में प्लेस रहता, तो हम उसे दबाते तो क्या होता, वो प्लेस बीच का डिक्रीज होता है, जो प्लेस है बीच में डिक्रीज होती और मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं। और जब ऐसा होता है तो इसी को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार आप बाइसिकल्स में या बाइक में आप एयर फिल करवाने जाते हैं, उसके टायर्स में एयर फिल करवाने जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे एक कंप्रेसर रखा रहता है। वो जो शॉपकीपर होता है आता है कंप्रेसर से पाइप के थ्रू आपके टायर में एयर फिल कर देता है। अब वो कंप्रेसर क्या करता है, कभी आपने अगर फोकस किया होगा तो वो कंप्रेसर क्या करता है, एटमॉस्फेयर से एयर लेता है और उसे कंप्रेस करके उसके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को कम करके घटा के और उसमें वो जो सिलेंडर होता है उसमें फिल करता है। इसीलिए क्या होता है कि जैसे ही वो पाइप से आपके जो पाइप का नॉब रहता है, नॉब के आपको आपके जो टायर का जो वॉल रहता है उससे जैसे ही कनेक्ट करता है, एयर को एक वे मिलता है। और चूंकि एयर अंदर तो टाइटली पैक है क्योंकि उसकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है तो प्रेशर तो बहुत हाई होगा, तो फटाफट आपके टायर में आने लगती है। तो कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को कम करना। अब सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आप बताइए कम हो पाएगी क्या? अरे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम है, तो यहाँ पे बहुत ही कम है, ना के बराबर है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब कंप्रेसिबिलिटी हो ही नहीं पाएगी। वही अगर हम गैस की बात करें तो गैस में होगी, लिक्विड में होगी। जैसे आपको एक और अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोगों ने आपके घर में जो किचन है, किचन में आप सिलेंडर से यूज़ करते हैं, भारत गैस, एलपीजी, इंडियन। तो सिलेंडर में क्या होता है, सेंसिस होते हैं, सॉरी एलपीजी होता है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब क्या होता है, वो भी कंप्रेस करके उसमें फिल किया जाता है। और जब गैस को बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो क्या होता है, वो एक कंडीशन आती है जब वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। फाइनली हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि जो सॉलिड है, सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी, ना के बराबर होगी, नहीं होगी, मतलब कंप्रेसिबिलिटी इनकम्प्रेसिबल। अब हम आगे बात करते हैं रिजिडिटी मतलब फ्लो। रिजिडिटी यहाँ पे देखिए आगे मैंने लिखा है, रिजिडिटी कैन नॉट फ्लो, मतलब जो सॉलिड है वो फ्लो नहीं हो पाता है। फिर हम बात करते हैं थर्मल एक्सपांशन मतलब होता है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दिख रहा है थर्मल एक्सपांशन और यहाँ पे लिखा है वेरी लो। कई बार क्या होता है
कि घर में कोई किचन में अगर हम बात करते हैं तो किचन में कई बार एक यूटेंसिल्स के अंदर दूसरा यूटेंसिल्स ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, फिर उसे निकालना बड़ा टिपिकल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि उसे गैस पे रखते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं, और वो क्या होता है, इजीली हम जो पहला बर्तन दूसरे बर्तन में फंसा था उसे हम निकाल लेते हैं। तो आपने सोचा कि उसे गर्म करते हैं तो क्या होता है, जब हम एक बर्तन को गर्म करते हैं तो उसके ये जो एटम्स ये आपको दिख रहे हैं, ये दूर दूर चले जाते हैं और वो थोड़ा सा वो फैल जाता है, वो बर्तन थोड़ा सा एक्सपांड होता है, फैल जाता है। इसी को बोलते हैं थर्मल एक्सपांसन। तो जो थर्मल एक्सपांसन है वो सॉलिड में बहुत ही लो होता है। अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब मिक्सिंग, घुलना। डिफ्यूजन मतलब घुलना। क्या घुल पा रहा है? तो बहुत सारे जो सॉलिड हैं, जैसे हम शुगर की बात करें, सॉल्ट की बात करें, वो तो घुल जाते हैं। अगर हम बात करें ब्रिक की, स्टोन की, सैंड की, है ना, तो ये डिफ्यूज नहीं है, इट इज़ नॉट डिफ्यूजिबल इन द वाटर। तो ये डिफ्यूज नहीं हो पाते, घुल नहीं पाते। इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डिफ्यूज़न है, डिफ्यूज़न में लिखा है डू नॉट डिफ्यूज, मतलब ये डिफ्यूज नहीं होते हैं, है ना, डू नॉट डिफ्यूज। चलिए अभी हम बात करते हैं कुछ अलग, हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा अलग। आप देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे लिखा हुआ पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल लिखा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने नीचे यहाँ पे राइट किया हुआ है क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड मतलब क्या, कि जो सॉलिड है उसमें जो सॉलिड जो है उसमें जो एटम्स हैं बहुत ही पास पास हैं, मतलब बहुत ही पास पास है, मतलब क्लोजली पैक्ड है। फिर हम बात करते हैं IMS। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा आपको दिख रहा है IMS, इसका फुल फॉर्म है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब आप बताइए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसा होगा? तो आपको ऊपर फोटो में दिख रहा होगा कि जो सॉलिड है उसमें उसके बीच में क्या है कि सॉलिड में क्या है, एटम बहुत पास पास है, और जब बहुत पास पास है, बहुत ही पास पास है, तो वहाँ पे क्या होगा, स्पेस बहुत ही कम होगी। तो यहाँ पे लिख रहा है IMS मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वेरी लो, बहुत ही कम होता है। फिर हम बात करते हैं IMFA, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए जो बहुत ही पास पास है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जब बहुत ही पास पास बहुत ही पास पास मॉलिक्यूल रहेंगे तो अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लेस रहेगा, और जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लेस रहेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई रहेगा। अब फिर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट की। अब देखिए फर्स्ट लेक्चर की ही बात फिर से यहाँ पे आ जा रही है कि जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट कैसा रहेगा, क्या ये चल पाएंगे, इसके मॉलिक्यूल घूम पाएंगे, नहीं घूम पाएंगे। तो आप देखें यहाँ पे बहुत ही पास पास हैं तो वो चल तो नहीं पाएंगे, किसी टाइप का मोशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या है, बस वो परफॉर्म कर पाएंगे, ओनली दे कैन परफॉर्म वाइब्रेशन, वाइब्रेशन कर पाएंगे अपनी स्पेस पे, बस वाइब्रेट होते रहेंगे। अब देखिए लास्ट बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की। KE मीन्स काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए जो पार्टिकल्स हैं आपको दिख रहा है, पार्टिकल बहुत ही टाइटली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है, तो वो मूव तो कर नहीं पा रहे हैं, मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने प्लेस पे बस वाइब्रेट कर रहे हैं। वाइब्रेट कर रहे हैं मतलब मोशन बहुत ही कम हो रहा है, और मोशन बहुत ही कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी वेरी लो। अगर वो प्लेस ज़्यादा रहता, वाइब्रेशन के साथ वो मोशन भी करते, तो काइनेटिक एनर्जी हाई। तो फाइनली सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी लो रहेगा। अब हम बात करते हैं लिक्विड की। हम किसकी बात करते हैं? लिक्विड की। चलिए हम पहले बात करते हैं लिक्विड की। अब हम लिक्विड में देखिए, लिक्विड में
पहले हम बात कर रहे हैं लिक्विड में यहाँ पे पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे आप देखें कि जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के बीच की गैपिंग सॉलिड से ज़्यादा दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो सॉलिड से सर ज़्यादा दिख रही है, सॉलिड से ज़्यादा दिख रही है। मतलब क्या है कि ये सॉलिड जैसे टाइटली पैक्ड नहीं है, लूजली पैक्ड है ना। मतलब लूजली पैक है, मतलब कि उनके बीच में जो IMS मतलब इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस मोर है, मोर देन सॉलिड है ना। और जब इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस मोर देन टू सॉलिड है तो IMFA मीन्स इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस देन सॉलिड होगा। क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से बताते आ रहा हूँ कि जब बीच की डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स कम, और बीच की डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस है ज़्यादा तो फोर्स क्या होगा? फोर्स होगा, फोर्स लेस रहेगा। क्या रहेगा जी? लेस रहेगा, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज मोर, देन फोर्स विल बी लेस। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या रहेगा? लेस रहेगा। हाँ जी, समझ में आ रही है बात? चलिए आगे हम मूव करते हैं। अब मॉलिक्यूलर मूवमेंट बताइए कैसा है। हम किसकी बात कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर मूवमेंट। अब बताएं मॉलिक्यूलर मूवमेंट कैसा रहेगा? तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट फिगर देख के आराम से बताया जा सकता है। देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर मूवमेंट स्पेस कैसा है? ज़्यादा है। ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल को मोशन करने के लिए प्लेस मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट यहाँ पे क्या होगा? मॉलिक्यूलर मूवमेंट आप बताएं क्या होगा? मॉलिक्यूलर मूवमेंट ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? सॉलिड से ज़्यादा होगा। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मूवमेंट सॉलिड से क्या होगा जी? ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि प्लेस ज़्यादा है। तो ये क्या होगा? ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा और रोटेटरी मोशन भी करेगा। अब देखिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट ज़्यादा है तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया और अभी कुछ देर पहले भी बताया। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि when any particle or any substance is in motion, so it has a energy, it is called the kinetic energy। जो मोशन में ज़्यादा रहेगा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी, जो लेस मोशन में रहेगा काइनेटिक एनर्जी लेस रहेगी। तो अब देखिए ये सॉलिड से ज़्यादा मोशन कर रहा है ना, ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा है, रोटेटरी मोशन भी कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाई होगी। तो काइनेटिक जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? हाई होगी। किस में हाई होगी? किस में हाई होगी? लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी हाई होगी एज अ कंपेयर टू सॉलिड। बात समझ में आ रही है? लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे लिखा दिख रहा है। क्यों हाई होगी? क्योंकि सर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, तो वो जो बॉन्डिंग होगी कम होगी, मतलब फोर्स कम होगा मॉलिक्यूल के बीच में, तो इजीली वो घूम पाएंगे। चलिए फिर हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? मास की। लिक्विड के मास की बात करते हैं। अब बताएं लिक्विड का मास कैसा होगा? डेफिनेट होगा। कैसे डेफिनेट होगा? अरे यार कभी आप किराने स्टोर पे जाएं, ग्रॉसरी शॉप पे जाएं, आप बोलें उसे कि भैया मुझे 1 kg आप सोयाबीन तेल दे दीजिए, है ना। फिर आपने एक बार तुलवा लिया, फिर दूसरी बार फिर बोला कि भैया 1 किलो और दे दो, फिर बोला कि भैया एक बार और दे दो। आपने 3 बार अलग अलग टाइम में उसे मेजर करवाया, तुलवाया। आप देखिए जो पहला पहला जो आपका ऑयल है, जो दूसरे टाइम में जो ऑयल तुलवाया और जो तीसरे टाइम में ऑयल तुलवाया, तीनों का वेट, मास, जो वजन है, द्रव्यमान है, एक ही जैसा होगा। क्या होगा? एक ही जैसा होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है
कि जो मॉलिक्यूलर सॉरी जो मास है, जो क्या है मास है लिक्विड का, वो होगा डेफिनेट मास, क्योंकि हर बार तेल का जो द्रव्यमान है जो मास है एक ही जैसा आ रहा है। तेल की बात कर लीजिए आप, दूध वाला आता है उससे दूध लीजिए, फिर उसका वजन कीजिए 1 लीटर का, 2-3 जगह 1-1 लीटर दूध लीजिए और सबको तोल तोल के वजन कीजिए, देखिए तो अलग अलग आ रहा है कि एक ही जैसा आ रहा है, तो आप देखेंगे कि एक ही जैसा आएगा। फिर सेकेंड हम बात करते हैं वॉल्यूम की। अब बताएं वॉल्यूम कैसा रहता है लिक्विड का, तो भैया वॉल्यूम भी डेफिनेट होगा। वॉल्यूम मतलब क्या, अरे यार वॉल्यूम 1 लीटर में उतना ही दूध भी आएगा, है ना। 1 लीटर में हर 1 लीटर समान ही होता है, इक्वल होता है हमेशा, 1 लीटर इक्वल होता है, कभी भी डिफरेंट नहीं होता। मतलब 1 लीटर वॉल्यूम मतलब 1 लीटर, है ना। भले 1 लीटर वाटर हो या 1 लीटर मिल्क हो, 1 लीटर मिल्क हो, 1 लीटर वाटर हो, सब कुछ इक्वल ही रहता है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है डेफिनेट वॉल्यूम। अब यहाँ पे फिर लिखा है शेप। अब यहाँ पे आप इजीली बता सकते हैं शेप क्या डेफिनेट होगा कि डेफिनेट होगा कि नॉट डेफिनेट होगा। तो भैया लिक्विड का शेप तो डेफिनेट होता ही नहीं है। मैंने मिल्क लिया, है ना, मिल्क को जब मैंने ग्लास में रखा, when I pour milk in the glass, so it take shape of the glass. When I pour same milk in the bottle, so it takes shape of the bottle. मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब ग्लास में दूध को रखा जा रहा है तो ग्लास के शेप में आ जा रहा है, बॉटल में रखा जा रहा है तो बॉटल के शेप में आ जा रहा है, कप में रखा जा रहा है तो कप के शेप में आ जा रहा है। मतलब क्या है कि जो शेप है लिक्विड का वो क्या होता है, डेफिनेट नहीं होता है ना। चलिए अब बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी अब देखिए, आपको हमने सॉलिड भी बताया था, सॉलिड में आपको फोटो दिखाया था, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात की थी, है ना। अब देखिए सॉलिड वाला फोटो देखें, है ना, ऊपर ही मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये सॉलिड वाला फोटो आपको दिख रहा है ना। यहाँ पे देखिए उतने ही प्लेस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं। अब ये देखिए लिक्विड का फोटो दिख रहा है। अब देखिए उतने ही प्लेस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स नहीं है, लेस मॉलिक्यूलर टू द सॉलिड, है ना, दिख रहा है ना। अब मैंने आपको बताया था कि क्या होता है डेंसिटी क्या होती है, तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन यूनिट एरिया, मतलब एक यूनिट एरिया में किसी एक फिक्स एरिया में अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा रहे तो डेंसिटी ज़्यादा। अब देखिए सॉलिड आप देख रहे हैं, सॉलिड देख रहे हैं, सॉलिड में एक फिक्स एरिया में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, लिक्विड की। देखिए सेम एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, और देखिए तो बताइए तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सॉलिड से ज़्यादा है कि कम है, तो कम है। तो बताइए यहाँ पे डेंसिटी सॉलिड से ज़्यादा होगी कि कम होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं लेस देन है किससे, सॉलिड से। तो डेंसिटी क्या होगी लिक्विड की, हमेशा लेस देन सॉलिड होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। तो कंप्रेसिबल, अब बताइए लिक्विड कंप्रेसिबल है कि नहीं है, सर है। कैसे, स्लाइटली कंप्रेसिबल है। क्यों है सर, क्योंकि देखिए इनके मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है तो इसे इजीली हम कंप्रेस कर सकते हैं। चलिए वेरी गुड। रिजिडिटी मतलब कि कैन फ्लो और नॉट फ्लो, तो लिक्विड को आप फ्लोर पे बहाएं वो बहेगा, फ्लो होगा, तो रिजिडिटी है, इट कैन फ्लो। अब थर्मल एक्सपांसन, आप बताएं थर्मल एक्सपांसन होगा कि नहीं होगा। पानी को गर्म कीजिए तो फैलता है, बहुत ज़्यादा फैलता है। आप पानी को गर्म कीजिए, कभी दूध उबालिए, चाय उबालिए, है ना, तो देखिए वो जो जिस बर्तन में उबालते हैं उसमें वो ऊपर आके नीचे गिरने लगता है, मतलब हाँ एक्सपांसन है, हायर देन द सॉलिड। थर्मल एक्सपांसन इसमें ज़्यादा होता है सॉलिड से। डिफ्यूजन, कैन डिफ्यूज, जो लिक्विड है किसी में भी मिल जाता है, कोई भी लिक्विड किसी लिक्विड में भी मिल जाता है। कुछ लिक्विड ऑयल एक्सेप्शंस है। चलिए अब ऐसे ही हम बात करते हैं, ये बात समझ में आई होगी सॉलिड लिक्विड।
अब हम ऐसे ही बात करते हैं गैस की। सेम टू सेम गैस में पैकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा है पैकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स। देखिए यहाँ पे गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ही कम है यूनिट एरिया में, मतलब यहाँ पे जो पैकिंग है वेरी लूज पैकिंग होगी। अब वेरी लूज पैकिंग मतलब बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, समथिंग नेग्लेक्सिबल होगा। क्या होगा, नेग्लेक्सिबल होगा। अब जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लेक्सिबल है तो बताइए तो मोमेंट कैसा होगा, मोमेंट हाई होगा, मोमेंट हाई होगा। ये ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा, रोटेटरी मोशन भी करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इट कैन परफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड द वाइब्रेटरी मोशन, है ना। और जब ये मोशन करेगा, ट्रांसलेटरी भी करेगा, रोटेटरी भी करेगा, वाइब्रेशन मोशन भी करेगा, तो बताइए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो सर इसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे हाई होगी, सॉलिड से भी लिक्विड से भी। क्यों, क्योंकि इसमें प्लेस बहुत ज़्यादा है, बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है तो फोर्स कम, और फोर्स कम तो मॉलिक्यूल फ्री हैं इधर उधर मूवमेंट करने के लिए। चलिए अभी हम बात करते हैं आगे। मास कैसा होगा, मास भैया मास गैस का डेफिनिट होता है, डेफिनिट मास होता है। वॉल्यूम नॉट डेफिनिट। शेप कैसा होगा, नॉट डेफिनिट होगा। डेंसिटी कैसी होगी, डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू अपॉन पर यूनिट एरिया, मतलब एक यूनिट एरिया में जितना मॉलिक्यूल ज़्यादा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा, जितना कम है उसकी डेंसिटी कम। अब आपने देखा था सॉलिड में बहुत ज़्यादा थी तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम तो उसकी डेंसिटी उससे कम। अब गैस में तो बिल्कुल ही कम है मॉलिक्यूल तो उसकी डेंसिटी सबसे कम होगी। कंप्रेसिबल है कि नहीं, हाँ हाईली कंप्रेसिबल है। इसके बीच की स्पेस बहुत ज़्यादा है तो हम इसे हाईली, इसके बीच की स्पेस बहुत ज़्यादा है तो हम इसे बहुत ही कम कर सकते हैं, बहुत ही कम कर सकते हैं। इसका अच्छा से एग्जांपल है एलपीजी गैस जो आप आपके किचन में यूज़ करते हैं, है ना, तो हाईली कंप्रेसिबल है। रिजिडिटी, जो लिक्विड होता है और जो गैस होता है वो फ्लो करता है। आप देखते हैं हवा बहती है कि नहीं बहती है, तो रिजिडिटी है। थर्मल एक्सपांसन है, थर्मल एक्सपांसन होगा जिसमें फोर्स जितना कम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना कम होगा वो उतना थर्मल एक्सपांसन ज़्यादा करेगा, है ना। आपने पढ़ा होगा कि जब हवा गर्म होती है तो हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है तो दूर दूर चली जाती है ना। अब डिफ्यूज़न, क्या ये घुलेगा, हाँ घुलेगा, घुलेगा डिफ्यूज़ होगा या यस ये डिफ्यूज़ होगा। कैसे डिफ्यूज़ होगा, एग्जाम्पल आप देखते हैं मार्केट में बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, आता है कोल्ड ड्रिंक आता है, जैसे आपने कोका कोला हुआ, पेप्सी हुआ, तो उसमें आप देखते हैं कि जो वाटर होता है उसमें CO2 को डिज़ोल्व किया जाता है ना। आप मार्केट में जाए लेमनेट लें, नींबू पानी, शिकंजी, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे नींबू लेते हैं, फिर उसमें मसाला वसाला डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, फिर वहाँ पे एक गैस को उसमें डिफ्यूज़ करवाया जाता है ना। तो गैस डिफ्यूजिबल है कि नहीं है, यस सर है, गैस डिफ्यूजिबल है। तो चले यहीं पे हम आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर फिनिश करते हैं। हम आपसे फिर नेक्स्ट जो है आपका पार्ट उसमें हम जल्दी ही मिलेंगे। चलिए बाय।